क्लियर है ऑडियो वीडियो? ओके। देखो कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कूलम फोर्स के, कूलम फोर्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो अभी कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कूलम फोर्स के, और साथ ही साथ फिर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपका सिलेबस है ईएमटी का, इसमें कुछ चीज़ें टच कर रही हैं ट्वेल्थ के सिलेबस को भी, मतलब जो आपने ट्वेल्थ क्लास में 11th क्लास में पढ़ा है ईएमटी, उसको टच कर रहा है। और फिर उसके बाद आपका जो डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मैटर्स और गाउस लॉ, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो गाउस ऑफ कूलम फोर्स जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, और उसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी जो कूलम फोर्स है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी बात कर ली थी। तो हमने कल ये डिस्कस किया था कि अगर कोई चार्ज है, मान लो दो चार्ज हैं, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, Q1 और Q2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। अगर ये पूरा जो दोनों के बीच के डिस्टेंस है, इस पूरी डिस्टेंस को कवर कर दिया जाए एक डाइलेक्ट्रिक से, है ना। अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाए, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाए, उस डाइलेक्ट्रिक की जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो है K, और वो डाइलेक्ट्रिक पूरा इंसर्ट कर दिया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था जो हमने लिखा था वो था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एक केस था ये। अब एक केस ये भी बन सकता है कि जो डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट कर रहे हैं वो पूरी डिस्टेंस में ना करके एक पार्शियल डिस्टेंस में कर रहे हैं। पार्शियल डिस्टेंस में करने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा हो जाए, एक ये है Q1 और एक है ये Q2, और जो डाइलेक्ट्रिक है वो मान लो इस डिस्टेंस में आ गया खाली, और ये जो डिस्टेंस है जिसमें डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं वो है T, और ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये जो पूरी डिस्टेंस है R। तो इस केस में जो फोर्स है उसकी वैल्यू जो होती है, उसका फॉर्मूला, हालांकि ये डेरिवेशन से आता है पर मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, वो आप याद रख लेना। तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये बनेगा Q1 Q2, और उसके बाद यहां पर ये जो लिख रहा हूं मैं येलो में, उसको आप ध्यान रखना, R माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के, और इसका हमें करना है स्क्वायर। R माइनस टी इक्वल्स प्लस, ये प्लस है, प्लस R माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के, और इसका करना है आपको स्क्वायर। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो लिखी है इसको कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस। इक्विवेलेंट डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के, टी अंडर रूट के, ये आप ध्यान रखेंगे तो आपके अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जहां टी जो है वो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक की, टी है थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और आर क्या है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। और उसके अलावा जो ये के है, के हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है ये बात? तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। मैं फिर बोल रहा हूँ ये डेरिवेशन से आता है, डेरिवेशन वेरिएशन से हमें मतलब है नहीं, हमें जो मेन है एप्लीकेशंस उन पे काम करना आना चाहिए। क्लियर है यहां तक बात? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है उसके अकॉर्डिंगली मान लो कोई चार्ज है Q, और उसकी सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज है, सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज मतलब एक है Q1, एक है Q2, एक है Q3 और एक है Q4। तो हमें क्या करना है, हमें इस चार्ज के ऊपर इन सभी चार्जेस की वजह से फोर्स जो लगेगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो लेट सपोज इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर वो लग रहा है F1 लग रहा है, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F2, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F3, तो इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F4, ऐसा हमने मान लिया। तो इस चार्ज पर जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स क्या होगा, सभी चार्जेस के कारण इस चार्ज के ऊपर आने वाले फोर्सेस के एल्जेब्रिक समेशन के बराबर होगा। एल्जेब्रिक समेशन का मतलब है जो प्लस देगा वो प्लस, जो माइनस देगा वो माइनस। तो F की जो वैल्यू होगी वो होगी F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन, F4 एंड सो ऑन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि यदि कोई चार्ज है, उस चार्ज पर
सराउंडिंग चार्जेस की वजह से नेट फोर्स निकालना है, तो वो नेट फोर्स सभी फोर्सेस के कारण लगने वाले कूलम फोर्स के इंडिविजुअल सम के इक्वल होता है। क्लियर है? पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, सुपर पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पर। क्वेश्चन जो हमें गिवन है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थ्री इक्वल चार्जेस each plus q placed at the corners of an equilateral triangle of side A. What will be the force on any charge k equals to 1/4 pi epsilon naught। ऑप्शंस हमें दिए हैं। ऑप्शन ए है k q स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। ऑप्शन बी दिया है 2k q स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। ऑप्शन सी हमें दिया है √2k q स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। और ऑप्शन डी हमें दिया है √3k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। बताओ भाई क्या आंसर आएगा? हमें बोला है थ्री इक्वल चार्जेस ईच प्लस क्यू प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लो। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने बना लिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी एंगल 60 डिग्री हो, समबाहु त्रिभुज जिसको कहते हैं। तो यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर भी जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, और यहां पर भी जो चार्ज है वो प्लस क्यू है। व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ एनी चार्ज, किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है। तो हम ये मान लेते हैं कि इस चार्ज के ऊपर हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। क्योंकि सब सेम चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। लेट सपोज ये है 1, ये है 2 और ये है 3, है ना। या तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा F3, और यहां पर जो फोर्स लगेगा F3, और यहां पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F2। वो कितना हो जाएगा F2, ये फोर्स हो जाएंगे। और जो साइड है वो इक्वल रहेगी। ये साइड A है, ये साइड A है और ये साइड A है। अब यहां एंगल जो है अगर 60 डिग्री है तो यहां का एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। तो क्योंकि सभी चार्जेस सेम है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो तो सबका सेम रहने वाला है। यानी कि F2 इक्वल्स टू क्या होगा, F3, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है F2 और F3 का। तो F2 और F3 का जो रिजल्टेंट है, मतलब F नेट की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, सॉरी F2 वेक्टर और F3 वेक्टर, इसके समेशन के बराबर होगी। तो F नेट की जो वैल्यू निकलेगी वो किसके बराबर निकलेगी, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और इन दोनों के बीच का एंगल का कॉस, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, तो F तो आ गया बाहर, F बाहर आ गया तो F को निकाल ले बाहर। तो यहां क्या बच गया, यहां बच गया 1 + 1 प्लस यहां क्या बच गया 2, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। तो यहां पर हमारे पास आंसर आ गया F√3। F√3। अब F की जो वैल्यू है वो कितनी है, F की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। तो आंसर आ गया हमारे पास √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अगर ऑप्शंस चेक करोगे तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप आंसर जो है इसका वो डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? F2 F3। हमें गिवन है इक्वल चार्जेस Q, इक्वल चार्ज Q are placed, equal charge Q are placed
एट द फोर कॉर्नर्स, एट द फोर कॉर्नर्स ए बी सी एंड डी ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ लेंथ ए, स्क्वायर ऑफ लेंथ ए, the magnitude of the force, magnitude of the force on the charge, on the charge will be ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 3q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ऑप्शन बी है 4q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ऑप्शन सी है 1 प्लस रूट टू, 1 प्लस रूट टू अपॉन 2q स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 2/1 प्लस रूट टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, केस क्या है, यहां पर है स्क्वायर, है स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर बना लो, अब ये बना लिया स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब यहां पर चार चार्ज प्लेस कर दो, एक ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, और ये पॉइंट हो गया डी। ठीक, अब यहां पर एक चार्ज है क्यू, यहां पर एक चार्ज होगा क्यू, यहां पर एक चार्ज होगा क्यू, और यहां पर एक चार्ज होगा क्यू। एक किसी भी चार्ज के ऊपर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर मैं ये चार्ज लेता हूं, ये चार्ज, तो इस चार्ज पर फोर्स कौन कौन लगाएगा। एक तो लगाएगा ये ए, तो ए लगा रहा होगा तो इसको लिख दिया मैंने ऐसे एफ ए। एक लगा रहा होगा ये सी वाला, तो ये लगा रहा होगा तो इसको लिख दिया मैंने एफ सी। और एक लगा रहा होगा कौन सा, ये डी वाला, तो ये डी वाले को लिख दिया मैंने एफ डी। ये फोर्स आ रहे होंगे, ये क्लियर है यहां तक, फोर्स कौन कौन से आएंगे। जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स वो किसके बराबर होगा, नेट फोर्स बराबर होगा एफ ए प्लस एफ सी और प्लस एफ डी, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एफ ए प्लस एफ सी प्लस एफ डी। अब अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहले मैं एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट निकाल लेता हूं। तो एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट जो मैं निकाल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ निकाल रहा हूं ए और सी का, ए एंड सी। तो ए और सी का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, एफ ए और एफ सी। तो एफ ए और सी के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट जब निकालोगे तो मैग्नीट्यूड तो यहां पर भी सबका सेम होना है, ध्यान रखना। तो ये होगा एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर, और कॉस कितना हो जाएगा इनके बीच का, 90 डिग्री। तो ये वैल्यू बन जाएगी एफ अंडर रूट टू, कितनी बन जाएगी, एफ अंडर रूट टू। तो यहां से हमारे पास वैल्यू बन गई एफ डी, डी वाला ये, और प्लस ये कितना हो गया, एफ अंडर रूट टू, एफ अंडर रूट टू। अब एफ इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो एफ इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो एफ नेट की जो वैल्यू है, एफ कॉमन निकाल लिया, तो कितना हो गया 1 प्लस रूट टू, कितना हो गया 1 प्लस रूट टू। अब एफ की जो वैल्यू है वो एफ की वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है ना। सॉरी, एक चीज, एक मिनट, एफ डी, तो एफ डी की जो वैल्यू है वो अलग होगी। एफ डी की वैल्यू अलग क्यों होगी, क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गई है, वो डिस्टेंस हो गई कितनी, ए रूट टू। तो एफ डी की जो वैल्यू आएगी वो एफ डी की वैल्यू आएगी कितनी, के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ, ए रूट टू। तो ए रूट टू का स्क्वायर होगा तो ये कितनी होगी, 2a स्क्वायर, ये डिस्टेंस चेंज हो गई है। तो अब एफ नेट आप निकालोगे तो उस एफ नेट की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी एफ डी प्लस, एक मिनट, ये बनेगी एफ डी प्लस रूट टू एफ। तो एफ डी की जो वैल्यू है वो हो गई के क्यू स्क्वायर ओवर, ये कितना हो गया 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस रूट टू, ये कितना हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां से जो कॉमन जाएगा निकल के साफ साफ दिख रहा है, वो कॉमन कितना दिख रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और
और यहाँ कितना बच गया 1 प्लस ये बच गया √2 ना, ये बच गया √2। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये बनेगा KQ² ओवर A², और ये हो गया 2, तो ये हो गया 1 प्लस 2√2। तो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। मैच कराओ, इसको चेंज कर लो, इसको 2√2 कर लो। तो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने देख लिए। हालांकि और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, पर आपको जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कूलम फोर्स के ऊपर वो मैंने सारे करा दिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम ये जानते भी है, हमने पढ़ा भी है, और नहीं जानते तो सुन लो कि जो बेसिक फोर्स होते हैं वो 4 बेसिक फोर्स होते हैं। देयर आर 4 बेसिक फोर्सेस। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है डी मैच कर रहा है, डी मैच कैसे करेगा यार, 1/√2 है, डी मैच कैसे करेगा, या 1/√2 है नीचे, डी मैच नहीं करेगा, डी नहीं करेगा। देर आर 4 बेसिक फोर्सेस, पहला ग्रेविटेशनल, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो मैं बेसिक फोर्सेस की बात कर लेता हूं। देर आर 4 बेसिक फोर्सेस, देर आर 4 बेसिक फोर्स इन नेचर, इन नेचर, इन नेचर। 4 बेसिक फोर्स है नेचर में। कौन कौन से है? पहला है ग्रेविटेशनल, मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इनको ऐसे नंबर में याद करो। ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, है ना। ये 4 फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन फोर्सेस की पर्टिकुलर रेंज होती है जिसके अंदर ये काम करते हैं। ये जितने भी फोर्स है पर्टिकुलर एक रेंज है जिसके अंदर काम करते हैं, और इनका एक मैग्नीट्यूड होता है। तो वो आपको याद रखना जरूरी है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो मैं टेबल बना के लिख देता हूं। तो सबसे पहले टेबल में सीरियल नंबर, फिर आ गया फोर्स, नेचर, एंड उसके बाद रेंज और रिलेटिव स्ट्रेंथ। जो भी दो मास है उन दो मास के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी ये फॉलो करता है, और कंजर्वेटिव होता है नेचर में, है ना। नेचर में क्या होता है? कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स है ये, और कंजर्वेटिव के साथ साथ ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो कर रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। इसकी जो रेंज होती है वो रेंज लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है? लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब है प्लैनेट्स के बीच में लग रहा है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके बीच में लग रहा है, बिटवीन प्लैनेट्स एंड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ आती है वो आती है 1। इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो आती है वो आती है 1। सेकेंड नंबर पे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हो आप इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों फॉर स्टेशनरी एंड मूविंग चार्जेस, फॉर स्टेशनरी एंड मूविंग चार्जेस। स्टेशनरी और मूविंग चार्जेस दोनों के लिए लगता है। ये भी कंजर्वेटिव होता है नेचर में, और ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ, और कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। इसकी जो रेंज होती है वो होती है लॉन्ग रेंज फोर्स है ये, लॉन्ग रेंज फोर्स, और नॉट वर्क, नॉट वर्क
व्हेन जो सेपरेशन है, सेपरेशन वो 10 पावर -15 मीटर से कम हो जाता है तो ये काम नहीं करता है। इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ आती है वो आती है, मैं यहां लिख रहा हूं 10 पावर 37। इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ आती है वो 10 पावर 37 आती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ किस फोर्स की कितनी है वो आप याद रखना। तीसरा आता है न्यूक्लियर फोर्स। इसमें भी दो तरह के हैं, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। और ये जो है ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये कौन से फोर्स है? शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब है वर्क्स बिटवीन लेस देन, जब 10 पावर -15 से कम हो, ऑफ द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज 10 पावर -15 मीटर। और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 10 पावर 39। ये चारों जो फोर्स होंगे उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर आते हैं वीक फोर्स। वीक फोर्स फॉर प्रोसेस लाइक बीटा डिके, फॉर प्रोसेस लाइक बीटा डिके जैसी प्रोसेस में काम आते हैं। ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, और अप टू ये काम करते हैं 10 पावर -15 मीटर तक, ठीक है। और इनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 10 पावर 24। अब अगर हमें ये कहा जाए कि इन चारों को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो इन चारों में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो है न्यूक्लियर फोर्स, फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर आता है वीक फोर्स और उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे ज्यादा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स और सबसे जो कमजोर है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? रेशो ऑफ एफ जी टू एफ ई, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशो। सबसे पहला बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, तो बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स ये जो रेशो होता है ये होता है 10 पावर -43। फिर होता है बिटवीन टू प्रोटॉन्स, बिटवीन टू प्रोटॉन्स ये रेशो होता है 10 पावर -36। और थर्ड पूछा जाता है बिटवीन 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है 10 पावर -39। यहां तक क्लियर है सबको? ये रेशो पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये तो बात हो गई किसकी? ये बात हो गई है कूलम फोर्स की। जो भी कूलम फोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए वो सारा मैंने बता दिया। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कूलम फोर्स के वो मैंने आपको सारे करा दिए। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी तक हम सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चीजें पढ़ रहे हैं जो आपने 12th क्लास में भी शायद पढ़ी हुई है। उनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हम डेरिवेशन वेरिएशन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत डेरिवेशन जो हमें करना होगा या आगे करेंगे वो जब हम चालू करेंगे गाउस लॉ, उसके बाद से हम चालू करेंगे।